अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान लुकमान अली और जीत की सोच में आज बात करेंगे आज होने वाले मैच पर। और अभी इस वक्त मैच चल रहा है पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले खेलते हुए 143 रन बनाए हैं। जवाब में पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग जारी है और इस वक्त पेशावर के 92 पर 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। बाबर आजम क्रीज पर मौजूद हैं, लेकिन साइम अयूब एक मरतबा फिर नाकाम हुए हैं। मोहम्मद हारिस ने भी कोई रन्स नहीं किए और ओवन से बैटिंग करवाई गई, ओपनिंग करवाई गई और वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग की बात करें तो साफजदा फरहान ने सबसे ज़्यादा रन्स किए हैं, 35 बॉल पर 36 रन्स, यानी कि बॉल और रन्स एक तरह से बराबर ही थे। बाकी 18 रन्स अगर देखा जाए तो उनके साथ जो प्लेयर्स थे उन्होंने किए हैं और किसी ने भी इनसे ज़्यादा रन्स नहीं किए हैं, तो बहुत कम टारगेट था। इस पर बात करते हैं। और बॉलिंग की स्पेशली अगर बात की जाए तो मोहम्मद अली ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है और उन्होंने आज 3 विकेटें ली हैं। मोहम्मद अली ने 4 ओवर्स में 26 रन देकर 3 विकेटें हासिल की हैं। ज़बरदस्त बॉलिंग की है। और इस पर बात करते हैं कि भाई मैच में ऐसा क्या हुआ कि आज बहुत कम स्कोर बना है। हमारे साथ स्टूडियो में हमारा पैनल मौजूद है, शाकिर बासी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाकिर साहब, कैसे हैं आप? उनके साथ तशरीफ रखते हैं अबू बकर बिन तलत। अबू बकर, बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने भी हमें जान किया। अच्छा शाकिर, सबसे पहले तो हम यहाँ से आगाज़ करना चाहते हैं सर। 143 रन्स, वो भी इस्लामाबाद यूनाइटेड जिसकी हम हर प्रोग्राम में हर शो में तारीफ़ कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे बल्कि उनकी परफॉर्मेंस हमें मजबूर करती है तारीफ़ करने पर। आज क्या हुआ कि वो सिर्फ 143 रन ही कर सके और साफजदा फरहान जैसा तेज़ खेलने वाला बैट्समैन भी आज 35 पे 36 कर रहा है सर। देखें, मेरा ख्याल है इस्लामाबाद यूनाइटेड अभी भी कुछ ज़्यादा तजर्बात कर रही है। आज भी टॉस जीतकर, हमने लाहौर में जितने मैचेस देखे हमने कहा टॉस जीतकर लोग दूसरी टीम को खेलने का मौका देते हैं, लेकिन आज फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने खुद बैटिंग करने का फैसला किया और ये फैसला यकीनन उनको, जिस तरह की शुरू में बॉलिंग की, गो के पावर प्ले सर्वाइव ज़रूर किया इस्लामाबाद की बैटर्स ने, लेकिन कुछ ज़्यादा खातिर ख़ास उसमें कामयाबी उस तरह से हासिल नहीं कर पाए और फिर मिडल ओवर में जिस तरह के वो फंसे, एक अच्छा टारगेट इस बोर्ड पर नहीं लगा सके। और मैं पिछले मैच में कह रहा था कि बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होना या बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना अब इस्लामाबाद यूनाइटेड को जेब नहीं देता, क्योंकि अब टूर्नामेंट जो है वो क्रूशियल लम्हात में दाखिल हो गया और जिस तरह उनकी एक विनिंग स्ट्रीक लगी हुई थी, अगर कुछ ऐसा हो जाए कि उनकी अब आप कह रहे हैं कि आज जो ज़्यादा टारगेट नहीं सेट कर पाए उसकी रीज़न एक ये है कि अभी वो तजुर्बे कर रहे हैं, रिलैक्स हैं। उस रिलैक्स के माहौल की वजह से एक मैच भी हारा उन्होंने और अब दूसरे मैच पे भी मेरे ख्याल में अभी बाबर आजम साहब उधर खड़े हैं, कुछ भी हो सकता है। अबू बकर, विकेट ऐसी थी या बॉलिंग बहुत अच्छी थी कि सिर्फ 143 रन हो सके? देखिए, विकेट जैसी भी हो लुकमान, अगर बैटिंग कंडीशंस में भी हो तो तब भी आपको खेलकर अच्छा स्कोर करना पड़ता है। और जैसे आपने बात की कि विकेट ऐसी थी या बॉलिंग अच्छी थी, तो दोनों चीज़ें थी। विकेट भी बॉलर्स को सूट कर रही थी और शायद आज पेशावर ज़ल्मी के जो बॉलर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा यूटिलाइज़ किया कंडीशंस को। जैसे शाकिर ने बोला कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले बैटिंग करने का जब फैसला किया तो ये भी थोड़ा सा एज हो गया था पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स को, क्योंकि नई पिच है, आप नई बॉल के साथ जब आपको बॉल ऐसी कंडीशन मिल रही हो जहाँ पे सीम हो रहा हो, तो मोहम्मद अली जैसा जो एक्सपीरियंस रुकी है जिसने डोमेस्टिक में बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेज दी हैं, बहुत ज़्यादा ओवर्स फेंके हैं, तो आपको सिर्फ वो टेस्ट मैच वाली लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग करनी थी जो एग्जैक्टली उन्होंने की। और अभी लास्ट कुछ अरसे से जब से मोहम्मद अली को इंटरनेशनल अरीना में भी लेकर आए तो वो उससे भी उनका जो कॉन्फिडेंस है पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया है। लेकिन अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात की जाए तो मैं 100% एग्री करके शाकिर साहब की बात पे ऐड करना चाहूँगा। जिस स्टेज पे पाकिस्तान सुपर लीग का ये एडिशन इस टाइम पहुँच चुका है, बहुत अच्छा मोमेंटम गेन किया हुआ था इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, लेकिन अगर ऐसे स्टेज पे आप बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करके विनिंग स्ट्रीक तोड़ते हैं अपनी, तो इससे टीम के ड्रेसिंग रूम पे डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। मैं अभी भी ये मानता हूँ कि अगर आपकी टीम जीत रही है तो बहुत ज़्यादा शायद एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने चाहिए, आपको विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए। एक आध एक्सपेरिमेंट आप बॉलिंग या बैटिंग में ज़रूर करें, लेकिन इतनी ज़्यादा नंबर्स में भी शफलिंग करके 2 से 3 चेंजेस करके प्लेइंग 11 में जब आप दूसरी टीम को मौका देंगे और मोमेंटम आपसे शिफ्ट होगा, क्योंकि T20 की गेम जो है इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम। अगर मोमेंटम आपके पास है तो आप मैच जीतते चले जाते हैं। और अगर यही लास्ट एडिशन से हम उठा के देख लें, इस्लामाबाद स्टार्ट में हार रहा था पिछले एडिशन में, लेकिन द मोमेंट उन्होंने मोमेंटम गेन किया तो वो फाइनल जाकर जीत गए। इसी तरह लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी हराया और बहुत राइट टाइम पर मोमेंटम गेन कर लिया। तो इस्लामाबाद को शायद थोड़ा सा इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। वेरा इसके पेशावर सही हो गया। शाकिर, ये आसान टारगेट है वैसे पेशावर ज़ल्मी को, अभी 3 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके हैं, 102 रन हो गए हैं। आपके ख्याल में तो बहुत करीब पहुंच गए हैं? देखिए, मेरा ख्याल है जितनी बैलेंस बैटिंग लाइन है इस्लामाबाद पेशावर की, और बाबर आजम के हवाले से हम अक्सर कहा करते हैं कि 160 से कम का टारगेट उनका आइडियल होता है। आज तो उनको 150 से भी कम का टारगेट मिला। आज
जहाँ जिन मैचेस में उनको खुद मतलब ओपनिंग नहीं करनी चाहिए थी वहाँ उन्होंने ओपन किया और आज उनके मेयार का टारगेट था और आज वो 1 डाउन आ गए। तो मेरा ख्याल है गो के विकेट पे खड़े हैं, तहम्मुल से खेल रहे हैं और यही उनकी रना बॉल अब चाहिए, रना बॉल वो खेल रहे हैं। तो अब अगर इतनी एक सुस्त रवि की बैटिंग कर ही ली है तो जो है वो साउथ स्कील की तरह बैट ना कैरी करें, बल्कि साथ मैं समझता हूँ कि विक्ट्री को भी साथ लेके जाएं और फिर अब इसी तरह खेलें, एंड तक खेलें, क्योंकि शावर ज़ल्मी को जिस तरह जीत की ज़रूरत है इस तरह एतमाद की ज़रूरत है, बाबर आजम को रन्स की ज़रूरत है उसे, क्योंकि आगे अब इस जीत के बाद शावर ज़ल्मी अब टॉप 4 में किसी हद तक पहुंच जाएगा और फिर उसकी वो उम्मीदें अब कायम हो गई हैं कि वो जो है वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। इस मौके पर शावर ज़ल्मी की जीत और बाबर आजम को रन्स मिलना और इस विक्ट्री से उसको एतमाद मिलना, जो इस पूरे टूर्नामेंट में उसका एतमाद नज़र नहीं आ रहा, वो अजीब अजीब बातें कर रहा है, लोगों को जो है वो सुना रहा है कि मुझे भी बोलना आता है, मेरी तरबियत ऐसे नहीं है। सबको पता है कि बैटर जो होते हैं, जो स्टार होते हैं, वो मुंह से नहीं बोलते, वो अपनी कारकर्दगी से बोलते हैं और यहाँ पर फील्ड में बोले। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस विक्ट्री से और बाबर आजम की अगर 50 लग जाती है या 50 वो विनिंग जितवा के बाहर जाते हैं, उससे एतमाद में इजाफा होगा, जो शावर ज़ल्मी के लिए बहुत अच्छा है। वो मैचेस जितवाएं, एक आध मेरे ख्याल में बहुत कम मैचेस हैं जिनमें वो जितवा कर बाहर गए हों, लेकिन देखते हैं आज बाबर आजम जितवाते हैं कि नहीं, और हमारी दुआ है कि वो आज भी शावर ज़ल्मी को जितवा कर बाहर आएँ। अच्छा, अबू बकर, सलमान अली आगा इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से हम कल भी बात कर रहे थे, बल्कि हर शो में हम बात कर रहे हैं जब भी इस्लामाबाद का मैच होता है कि यार सलमान अली आगा नहीं खेल रहे, उनकी जगह नहीं बन रही। आज उनको खिलाया गया, 7 बॉल पर 4 रन्स किए हैं। सलमान बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, आज क्या हुआ उनके साथ? बाकी बैट्समैन भी नहीं चले और सलमान भी नहीं चले। देखिए लुकमान, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा चल भी रही होती हैं और आपकी परफॉर्मेंस पे और पर्सनालिटी पे भी इफेक्ट कर रही होती हैं। उसमें से एक इंटरनेशनल कप्तानी भी है सलमान अली आगा की, उनको अच्छे तरीके से रियलाइजेशन है कि अगर मैं नेशनल टीम का कैप्टन हूँ और यहाँ पर शादाब की कैप्टनसी के अंदर मैं खेल रहा हूँ, तो ये कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड ज़रूर चल रहा होता है, उसका परफॉर्मेंस पे भी असर होता है। और साथ ही साथ अगर आप देखें कि सलमान को बैक टू बैक ट्रॉट में मैचेस नहीं मिल रहे, डग आउट वो भी शेयर कर रहे हैं, फ्लिप साइड पे स्प्लिट करके उनको मैचेस मिल रहे हैं, तो इससे भी थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस जो शैटर हो रहा है और इससे एक प्रेशर भी डेवलप होता है कि आपके पास जब मौका आता है मैच खेलने का तो आपने हर सूरत में परफॉर्म करना होता है, क्योंकि आप बैक टू बैक मैचेस नहीं खेल रहे होते। तो ये एक थोड़ा सा मेंटल ब्लॉकेट भी हो जाता है प्लेयर्स के साथ साथ। और ये जो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की व्हाइट बॉल हो चाहे रेड बॉल की कप्तानी की जो जंग है, इससे बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स को पाकिस्तान को खराब करने में बहुत ज्यादा मौका मिला है और शायद प्लेयर्स भी इस दौड़ में शामिल जो हुए उनकी परफॉर्मेंस जरूर कॉम्प्रोमाइज हुई। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सलमान अली आगा के लिए यहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब भी उनको मौका मिले वो जरूर परफॉर्म करें, क्योंकि वो नेशनल साइड के कैप्टन हैं और T20 में पाकिस्तान को जाके उन्होंने बहुत आगे इंपॉर्टेंट मैचेस, इंपॉर्टेंट सीरीज, इंपॉर्टेंट इवेंट्स में खिलाना है। तो अगर सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी तो देन अगेन वही वाली बात है कि जो भी कप्तान पाकिस्तान उसको बनाता है, चाहे बाबर हो, रिजवान हो, शाहीन शाह अफरीदी हो, अगर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का रोल नहीं प्ले करेगा कप्तान, तो पाकिस्तान की टीम जो है हमेशा बैकफुट में ही रहेगी। लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से भी अगर बात की जाए, पाकिस्तान ने कभी भी लुकमान मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेली, 90s क्रिकेट और ना ही हमने कभी खेलनी है, ये भी कहते हैं पाकिस्तान हमेशा पाकिस्तान अपने स्टाइल से खेलता है कि हमने ऐसी क्रिकेट खेलनी भी नहीं है। लुकमान पाकिस्तान शाकिर साहब आप कह दें यार, हमने ना कभी खेली है ना हमने खेलनी है। नहीं, हमने खेलनी है। खेलनी इस तरह से है कि जब हम मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान के क्रिकेट का सिनेरियो तब्दील होने जा रहा है PSL के बाद। वाकई में यार जो नया फॉरेन कोच आएगा, जो नया फॉरेन कोच आ रहा है, वो इस क्रिकेट की फैब्रिक को चेंज करेगा। T20 में मैंने आपको पिछले शो में बताया था, T20 की टीम में आपको बाबर रिजवान अब नजर नहीं आएंगे, अब नया खून नजर आएगा, नया वल्वला नजर आएगा। इस वजह से कह रहे हैं कि बाबर रिजवान नहीं होंगे तो टोन चेंज हो जाएगा। जब नया खून, नया वल्वला, नई सोच, नई टेक्निक और नया बैटिंग ऑर्डर आप तरतीब देंगे, फिर आप टुक टुक से निकलकर मॉडर्न क्रिकेट की तरफ आएंगे। जब आप मॉडर्न क्रिकेट की तरफ आएंगे तो फिर आप जीतेंगे भी, शायद इनिशियली आपको नाकामयाब भी हो, लेकिन बहरहाल आप जब भी एक शिफ्ट करते हैं ना, एक पैराडाइम शिफ्ट जब आता है आपके स्टाइल ऑफ क्रिकेट में, या तो उससे आपको शुरू में नाकामियां हो सकती हैं। जैसे हमने थोड़ा सा शिफ्ट किया, अभी न्यूजीलैंड गए, एक नए ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलने की कोशिश की, इतना कामयाब नहीं हुए, लेकिन अब हमने फैसला, मुझे लगता है कहीं ना कहीं क्रिकेट बोर्ड में ये हो चुका है कि अब हमें फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ जाना है और उसमें आपको पाकिस्तान का क्रिकेट बदला हुआ नजर आएगा, नया खून नजर आएगा, एक नई जिंदगी, नई उमंग आपको नजर आएगी पाकिस्तान क्रिकेट में इंशाल्लाह। आपको चेंज नजर आएगा। शाकिर अब्बासी साहब अगर कह रहे हैं तो भाई हम मान लेते हैं, वरना मैं बहुत कम ही मानने के लिए तैयार हूँ इस बात को
कि पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ चेंज आएगा? वाकई में अबू बकर पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ चेंज आने जा रहा है, कोई मेजर चेंज जिसका हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे आप खुद कह रहे थे मॉडर्न डे क्रिकेट, वो वापस आ रही है पाकिस्तान में? देखिए लुकमान, कोई भी सुपर लीग हो, डोमेस्टिक इवेंट हो या कोई ऐसी सीरीज हो जिसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बुरी रही हो, तो उसके बाद यही स्टेटमेंट्स टीवी में देखने को मिलती हैं कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो चेंज होने जा रही है, अब बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाएंगे, नया फॉरेन कोच आएगा, वो ओवरनाइट पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसके डायनामिक्स चेंज कर देगा। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, ना ऐसा कुछ होने वाला है। उसका रीजन ये है कि 3 से 4 माह एशिया कप को रह गए और आप ऐसे में वो प्लान लेकर के आ रहे हैं जो 2 से 3 साल में एग्जीक्यूट हुआ करते हैं। ऐसे में पाकिस्तान की कैसे ओवरनाइट कंडीशंस चेंज हो जाएंगी और पाकिस्तान वो ऐसा कौन सा राज है जो अडॉप्ट करेगा तो मॉडर्न डे क्रिकेट एकदम खेलना शुरू हो जाएगा? ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ये जो शिफ्टिंग होती है या ये फिर ट्रांजिशन पीरियड होता है जिसमें आप अगर बाबर और रिजवान जैसे प्लेयर्स को निकालते हैं तो उसमें प्लेयर्स बनाते भी हैं उनकी जगह, उनको रिप्लेस भी किया जाता है, उनको प्रॉपर मौका दिया जाता है ताकि वो इंटरनेशनल सर्किट में आके या आईसीसी इवेंट में आके परफॉर्म कर सके। जब बाबर और रिजवान की रिप्लेसमेंट ऐसी होगी जो ऑल ऑफ अ सडन एशिया कप में या आईसीसी के इवेंट में आके उनको रिप्लेस करेगी तो वो परफॉर्म नहीं कर सकती और इससे पाकिस्तान ना तो मॉडर्न डे क्रिकेट खेल सकता है ना कंपटीशन की तरफ जा सकता है। पाकिस्तान को अपनी क्रिकेट खेलनी चाहिए, पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेंथ्स देखनी चाहिए, अपनी वीकनेसेस देखनी चाहिए और ओपोनेंट के साथ बैठ के स्टैट्स निकाल के उसके अकॉर्डिंगली खेलना चाहिए। देखिए दुनिया क्या कर रही है पाकिस्तान कभी भी नहीं कर सकता, ना हमारे प्लेयर्स की वो फिटनेस है, ना हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स में वो एथलेटिसिज्म है जो इंटरनेशनल शायद ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स में आप देख सकते हैं। तो ऐसे में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ना वो मसल्स है ना वो ट्रेनिंग है कि पाकिस्तान मॉडर्न डे क्रिकेट खेल सकती है। मोटा बैट देने से या कोई ब्रांड चेंज करने से पाकिस्तान मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल सकती। पाकिस्तान को बेसिक स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। हमारे पास माहौल ही नहीं है यार वो जो मॉडर्न डे क्रिकेट वाला यार। माहौल उधर माज सदाकत 50 कर गए हैं। देखे ना ये मॉडर्न गेम, चले माज सदाकत पे बात करते हैं। ये देखें माज सदाकत को इस पूरे टूर्नामेंट में ये आज उसकी डेब्यू पीएसएल है, ठीक है, जो पहला मैच मिला है। फर्स्ट क्लास में उसने 10-12 50 और एक सेंचुरीज की हुई है। अब उसको आपने अभी तक फैवर ज़ल्मी ने मौका नहीं दिया। आज जिस कॉन्फिडेंस से वो खेल रहा है उसके दूसरे एंड पे बाबर आजम खेल रहा है जो रन बॉल या इवन समटाइम उसकी बॉल ज्यादा रन कम थे और इसने आके मेरा ख्याल है लगभग जो है वो 30s बॉल इन बॉल पे उसने 50 करके साबित किया है कि आप मॉडर्न डे क्रिकेट खेल सकते हैं। दूसरे को पैगाम दे रहा है अपने कैप्टन को कि यार आप काफी देर से आए हुए हैं, इतनी देर में आप इस तरह खेलते हैं भाई, इस तरह खेलते हैं। और ये जो 150 रन आपको बनाने हैं ये 15 ओवर में बनाते हैं, आपका रन रेट बेहतर होता है, आपकी टीम क्राइसिस में है। ऐसे मौके रोज रोज नहीं मिलते। आपको एक अच्छा एक टोटल मिल गया था, आप उसको सेव करके न सिर्फ मैच जीते हैं बल्कि अपना रन रेट बेहतर करें। वो उसी तरह वही ये दो कंपैरिजन आपको इस वक्त क्रीज पे नजर आ रहे हैं। मॉडर्न पाकिस्तान का फ्यूचर जो माज सदाकत है, पाकिस्तान का फ्यूचर बाबर आजम नहीं है। जब इस तरह के माइंडसेट के लड़के हम लेके आएंगे, मैंने कहा ना शुरू में हमें नाकामयाब, अभी एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए हमारे पास बड़ी सीरीज है। हमें होम सीरीज फौरी तौर पे आ रही है, वहां से हम ट्रायल टेस्ट शुरू करेंगे और हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमारे पास ये बात खत्म होगी कि हमारी नर्सरी खत्म ही नहीं, हमारे पास नर्सरी मौजूद है, बेंच मौजूद है। हमारे पास टैलेंट ही नहीं है, फिर एक और बात आवाज आती है बैकअप नहीं है। एक और बात मैं इसमें बात करना चाहूंगा ना कि पीएसएल के बारे में हमेशा ये कहते थे कि ये यूथ को, नए लड़कों को मौका देने का जो है वो इवेंट होता है, प्लेटफॉर्म है। अब देखिए मैं देख रहा हूं कि नमहर मुमताज को मौका मिला, अभी तक एहसानुल्लाह का मौका नहीं मिला, फैसल इकरम अभी तक एक मैच नहीं खेला और इस तरह हमने शहजाद और आज साद मसूद इनको तो हमने शायद एक 2-2 मैच खेले और अभी प्रॉपर इनको मौके भी नहीं मिले कि काम इनको प्रॉपर बॉलिंग दोनों ने नहीं करा इस्लामाबाद यूनाइटेड में। आज हमने इस माज को देखा, इसने आके किस तरह से अपने आप को परफॉर्म किया। मैं समझता हूं कि ये जो आगे बैरियर लगे हुए हैं ना बड़े बड़े स्टार्स के नाम पे, ये जब हटेंगे तो पीछे से आपको एक फ्लड नजर आएगा टैलेंट का। बहुत जबरदस्त कमेंट किया यार आपने माज पर। अब अगर ये देखें, बाबर आजम के हैं 38 रन 39 बॉल पे, स्ट्राइक रेट है 97 का। आप माज सदाकत को देखें 50 रन इन 30 बॉल और 3 छक्के 3 चौके, 166 का स्ट्राइक रेट है सर। एक बंदा 97 का स्ट्राइक रेट, एक 166। फर्क कितना है कि एक बंदा आज पीएसएल में डेब्यू कर रहा है और एक बंदा पाकिस्तान सुपर लीग के पहले एडिशन से लेकर आई थिंक आज तक वो तमाम एडिशंस में खेल रहा है। सर किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं हम इतने एक्सपीरियंस के बाद भी? देखिए लुकमान, 6 पे आपकी पहली विकेट गिरती है, 12 पे आपकी दूसरी विकेट गिरती है, 38 पे आपकी तीसरी विकेट गिरती है। और ऐसे में अगर आप कोई भी प्लेयर है, यू नेम इट XYZ, हम बाबर की बात नहीं करते और आप एक्सपेक्ट ये करते हैं कि वो 6 बॉलों पे 6 चौके मारने की कोशिश करे, मुझे नहीं समझ लगती कि कौन सी ब्रांड ऑफ क्रिकेट आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं या वो कौन सा माइंड सेट है या क्रिकेट की अगर आपको नॉलेज है तो कैसे आप अडॉप्टेबिलिटी करते हैं कि इस सिचुएशन के बाद आपको गो में जाना चाहिए। किया ना, एक मैच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी मोहम्मद हारिस की, नो डाउट अबाउट इट।
तो गेम अवेयरनेस क्या थी, गेम का तकाजा क्या था कि रन अ बॉल अगर है आपको पॉइंट्स चाहिए टेबल पे इस टाइम पे, लेट्स गेट द पॉइंट्स। उसके बाद आपको जब मोमेंटम मिल जाएगा तो आप चीजें स्लोली स्टेडीली आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो एक सिचुएशन तो ये थी कि आप कोशिश करें कि 10 ओवर्स में हम ये रन चेज करेंगे और 60 पे ऑल आउट होके आराम से अपने घर चले जाते और पैकअप करते। आप कह रहे हैं कि बाबर जिस तरह से खेले हैं, जिस तरह से मैं ये समझता हूं आज आज की स्पेसिफिक इनिंग्स की अगर बात की जाए तो तकाजा यही था, जो बाबर एक एंड पे खेल रहा है और दूसरी तरफ पे जो मास खेल रहा है, यही कॉम्बिनेशन होता है। इसी तरह टीम्स खेला करती हैं, इसी तरह मैचेस जीता करते हैं। सर शाकिर भाई साहब, हमने तो ये देखा है कि इसी तरह से बाबर भी खेलते हैं, इसी तरह से रिजवान खेलते हैं और दूसरे एंड पे लड़कों को कहते हैं मारो आके। ये तो साथ इनकी तो किस्मत अच्छी मेरे ख्याल में, बात सदाकत साहब टिक गए हैं। मैं जो ये लेकिन वो ये जो आउट होकर आर्गुमेंट चले दे रहे हैं जाते ना हैं कि 3 आउट हो गए हैं, तो 3 आउट तो माज के लिए भी हुए हैं ना। हाँ, माज पहले डेब्यू कर रहे हैं आज, बिल्कुल। उसकी इनिंग्स में कितना कॉन्फिडेंस, हाँ, ये चीज है ना यार, वो कितनी पहला मैच्योरिटी मैच है किया उसकी है इनिंग्स इसमें। की, उसकी इनिंग्स में मैच्योरिटी है। जब आप रन बॉल खेलेंगे तो आपको 7 की 7.5 की एवरेज चाहिए रन बॉल में, फिर आप एंड में जाके मैच फंसाएंगे। आज भी इसकी 30 बॉलों पे 50 रन की 50 निकाल दें तो बाबर के 30 बॉलों पे जो 30 रन हैं, ये क्या मैच जितवा सकते हैं? नहीं जितवा सकते। ये वही इनिंग्स है जो साद क्या नाम है, सऊद शकील ने खेली थी, अपनी साइड बचा रहा ना। तो मैं समझता हूं कि आपको इतना देखें, जितने मैचेस बाबर ने खेले हैं, साइब ने खेले हैं, माज ने तो नहीं खेले। फिर मैं कह रहा हूं कि बड़े प्लेटफॉर्म का आज ये पहला डेब्यू कर रहा है, उसमें कॉन्फिडेंस देखें, उसकी मैच्योरिटी। आई एम वेरी इंप्रेस, मैं बहुत इंप्रेस हूं आज उसकी इनिंग से। और वो साथ साथ न सिर्फ इनिंग्स खेल रहा है बल्कि अपने साथ खड़े एक मैच्योर सीनियर बैट्समैन को बता रहा है कि लड़के इस तरह खेलते हैं। मॉडर्न डे क्रिकेट ये है। आपको देखें ना, आपका रन रेट बहुत लो है, ये 140 का टारगेट शायद आपको दोबारा ना मिले चेस करने के लिए। ऐसे ही है। एक अच्छी विकेट है, बिल्कुल बेहतरीन बॉल बैट पे आ रही है, कोई हमने नहीं देखा कि उसने कोई रिस्क लिए हैं, सीधी शॉट्स खेल रहा है। यार कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यहाँ पर तो आपको होना चाहिए है। उसने साथ वाले को बताया तो है ना कि भाई मेरा पहला मैच है, आप इतने एक्सपीरियंस वाले हैं। ठीक है, वो साथ में इनिंग को एंकर कर रहे थे, उनके साथ मौजूद थे, लेकिन आज जैसे भी है, अभी उनके 44 रन हो गए हैं, वो भी 50 के करीब पहुंच गए बाबर आजम। मुझे ये बताएं, हम लोग बात कर रहे थे और बहुत सारे लोग और भी बात कर रहे थे कि बाबर आजम को ओपन नहीं करना चाहिए, वन डाउन पोजीशन पर आना चाहिए। आज उन्होंने चेंज किया तो उसकी वजह से भी कुछ बेहतरी आई है उनकी बैटिंग में। देखिए, शायद नंबर स्वैप करने से कोई बेहतरी इस तरह भी आप नहीं कह सकते कि सिचुएशन वही बन गई थी वापस। अर्ली ऑन विकेट जब गिर गई तो ऑटोमेटिकली बाबर आप समझें एक किस्म के ओपनर ही आ गए थे, तो वो उससे तो इतना फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मैच की जो सिचुएशन थी वो इस तरह की थी कि बाबर के लिए थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान था, टारगेट इतना ज्यादा नहीं था। ऑल्दो शायद गेम अवेयरनेस ये है कि लाहौर में बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग गेम्स नहीं हुए और लाहौर पे बैटिंग करना इतना आसान नहीं हो रहा जितना बाकी पिचेस में देखा जा रहा है। और साथ ही साथ जिस तरह मास की बात की, देखें वन मोमेंट का नाम है पाकिस्तान क्रिकेट, और हमारी फॉलोअर्स भी ऐसे हैं, हमारे जो क्रिकेट को बहुत ज़्यादा क्रिटिकली देखते हैं, उनके हवाले से भी अगर कहा जाए तो पहला मैच है, पहले मैच पे परफॉर्मेंस, शुक्र है ये तकाजा नहीं किया जा रहा कि उसको कप्तान बना देना चाहिए क्योंकि उस पर बड़ा टैलेंट हमें नजर आया। भाई एक मैच की परफॉर्मेंस के ऊपर अगर आप उसको प्रेफरेंस दे रहे हैं बाबर आजम के ऊपर, नहीं, हम बाबर आजम पे प्रेफरेंस नहीं दे रहे, हम आपको स्टाइल ऑफ क्रिकेट बता रहे हैं कि क्या तकाजा करता है इस वक्त और खेली कौन से ब्रांड खेली जा रही है। जब नए लड़के नया खून शामिल करेंगे, इस तरह के टैलेंट को दबाया गया है ना। आज 7वां मैच खेल रही है, 6ठा मैच, और मुसलसल हार रही है और ये बेंच पे बैठा हुआ है। इसका मतलब है, और आपने 3 से 4 नाम और भी गिनवाए। आप कैप्टन है, क्या इसको नेट में प्रैक्टिस करते हुए आपने नहीं देखा होगा? आपने नहीं देखा होगा इस लड़के में, इसको किस तरह से आपने पिक किया है? आप ये खुदगर्जियां, ये अपने आप को बचाना और अपने आप को ही प्रोजेक्ट करना, ये खत्म होना चाहिए। और मेरा ख्याल है पीएसएल में, मैं पहले कह चुका हूं कि पीएसएल पाकिस्तान में नौजवानों को मौके परफॉर्म करने का पहले तो है, अपनी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलने का। पहले जो कैप्टन होते थे, हमने बहुत सारे क्रिकेटर्स के बारे में सुना जिन्होंने ग्रीन जर्सी पहनी, शर्ट पहनी, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। वो प्लेयर्स अक्सर बताते हैं कि यार मैं फलां मैच खेल रहा था तो मुझे वसीम अकरम ने देखा, कोई कहता है मुझे इमरान खान ने देखा, कोई किसी का कहता है कि यार मुझे देखकर वो ले आए। इनके सामने जैसे अभी आपने मिसाल दी है, माज जो है ये नेट में बैटिंग तो करता था ना, खेलता था ना बाबर के सामने, इसे पता था इस लड़के में पोटेंशियल है, मैं इसको खिला सकता हूं। तो यार ये क्यों नहीं, इनके बारे में कोई बंदा एक भी नहीं बता सकता। इन्होंने भी 6-7 साल कप्तानी सर आखिरी पाकिस्तान टीम को आखिरी जो कुमक पहुंचाई है ना, वो सरफराज अहमद लेके। ये जितने भी लोग इस वक्त खेल रहे हैं, ये सरफराज अहमद ने वो सेल्फलेस आदमी था, वो लोगों को ये बाबर कहता है ना कि मैंने अपने जो है वो अपनी जो है वो नंबर्स चेंज किए हैं। आप कभी सरफराज का कैरियर देखे ना, वो उसने अपने आप को 8 नंबर तक लेके जाता रहा, सिर्फ लड़कों को मौके देने के लिए। अपने आप को सेल्फलेस करके उसने पाकिस्तान टीम बनाई और
जितवाया उस टीम ने matches। फिर चैंपियन ट्रॉफी जितवाई उस, और फिर इन लोगों ने उसके खिलाफ लॉबिंग की। ये लाहौरी ग्रुप जो था, लॉबिंग करके उसको हटाया और तब से डाउनफॉल शुरू हुआ पाकिस्तान सर आप क्रिकेट इसको का। लाहौरी ग्रुप नहीं कह, वहां अहमद शहजाद है, वहां उमर अकमल है, वहां पर इतने लड़के हैं, मैं आपको गिनवा दूं जिनके साथ पीसीबी के अंदर जो पीसीबी के अंदर देखे ना, रमीज राजा आ गया। लाहौर मैं के आपको बताता लड़कों हूं के कौन सा साथ लाहौरी ग्रुप है। अगर आप लाहौर की बात करेंगे ना, तो ये बाबर आजम साहब ने सबसे ज्यादा जो खेल खेला है ना, वो लाहौर वाले लड़कों के साथ खेला हुआ है। ये भी मैं आपको बता देता हूं। ओहो, आप वो चीज मैं- मैं प्लेयर्स की क्रिकेट बात की- नहीं कर रहा। क्रिकेट के आप पावर प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, मैं लाहौरी ग्रुप कर रहा हूं। इमरान खान लाहौरी, रमीज राजा लाहौरी, फिर बाबर आजम, ये यहां से जाके अच्छा। काम खराब हुआ सारा। वरना सरफराज अहमद जिस तरह टीम को लेके चल रहा था, उसने कोई बोझ नहीं था अपनी टीम पे। कीपिंग उसका मेन रोल था, वो बेहतरीन कर रहा था। रमीज राजा की तो बात ही क्या, वो कहते हैं बाबर से आगे मुझे कुछ नजर ही नहीं तो आता उनको जब नजर नहीं आया तो उन्होंने देखे ना, इस पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही उसी दिन शुरू हुई जिस दिन एक इनकम्पिटेंट, एक गलत बंदे को मेरिट से बिल्कुल दूर, मतलब बाबर आजम का आज से 7-6 साल पहले आपने उसको कैप्टन बनाया। अच्छा यार अबू बकर, मुझे आप 5 साल बाद भी वो कैप्टन का क्राइटेरिया मुझे आप बताएं, बाबर आजम साहब इतनी देर पाकिस्तान टीम के कैप्टन रहे हैं, इनके बारे में भी कोई लड़का पाकिस्तान टीम में कह सकता है कि यार मैं फलां जगह पर नेट में खेल रहा था, मैं फलां जगह पर मैच खेल रहा था, तो बाबर साहब की नजर पड़ी तो उन्होंने कहा कि भाई इस लड़के को लाजमी लेकर आना है, और उसने कहा भाई अपने मैनेजमेंट को कहा कि यार इसको ले लें, या इसको मैं फलां टूर पर लेकर जाना चाहता हूँ। कोई नहीं मेरे ख्याल में बता सकता। मैं शायद अपना ओपिनियन रखने का राइट रखता हूं और मैं डिसएग्री करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसीलिए आपको बुलाया। मुझे ये सबसे ज्यादा जुल्म लगता है और मुझे ये सबसे ज्यादा क्रिटिक लगता है कि फलाना प्लेयर वहां पे खेल रहा था, उसे देखा और फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में लिया। ये सबसे बड़ा जुल्म है। जितने भी प्लेयर्स इस तरह के राउट से लेकर के इंटरनेशनल क्रिकेट में आप लेकर आए, उन्होंने परफॉर्मेंस तो जरूर दी, लेकिन उनसे कई बड़े बड़े प्लेयर्स सिस्टम में मौजूद थे जिनकी परफॉर्मेंसेस थी डोमेस्टिक में, किसी ने उनको नहीं लाया, किसी ने आगे नहीं लाया। ये एक ब्रांडिंग होती है और सिर्फ अपने साथ एक टैग हासिल करने के लिए कि देखे मैंने फलाने को देखा या फलाने को देखा। एक्सेप्शन जरूर हुआ करती है। बाबर आजम मैं एक पॉइंट थोड़ा सा प्लीज, जितना मर्जी बड़ा तीसमार खान हो, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, इस तरह के राउट से वो नहीं आ सकता इंटरनेशनल एरिना में कि वो देख रहा था नेट पे बॉलिंग करा रहा था, आपने उसे उठा लिया और नेशनल टीम में ले आए। ये कोई तरीका नहीं होता दुनिया में। लेकिन ये देखिए ना, अभी बहुत अब सारी चीजें आप ऑस्ट्रेलियन टीम देखें। में वो जिस लड़के का क्या नाम है जिसने कोहली के साथ अब देखिएगा एक चीज और है। टीम में आया, सर, कौन से रूट से आया? आते शाकिर- हैं एक्सेप्शनल टैलेंट इसी तरह आते हैं, इसी हमेशा तरह आए आता है। और उसमें एक सूर्यवंशी की बात करें ना आप, जी वो नाम जिसने मैं भूल गया उसका एज क्या में। मतलब बैकग्राउंड है, उसका कौन सी नाम भी बड़ा उसने मुश्किल है यार। हाँ, वैसे ही उसको शक्कर लेके आया साहब, ना, आपने इस तरह के शुक्र बता टैलेंट एक्सेप्शनल टैलेंट हमेशा आए हैं और वो आके हाँ टैलेंट आए, परफॉर्म ना करे तो फिर गलत है। और जितने भी लाए गए मैं आपको बता रहा हूँ, हम नेट्स पे जाते हैं यार, इसी PSL में कवर करते हैं, जो बेहतरीन कोचिंग स्टाफ है ना शावर जल्मी का, तो बेस्ट कोचिंग स्टाफ ऑफ शावर जल्मी, वो अपना टाइम नेट्स में बाबर आजम पे सर्फ कर रहा होता है। इन लड़कों को बॉल फेंकने वाला कोई नहीं मिल रहा था, ये नेट के लड़के नहीं मल्ले के पकड़े होते हैं जिन्होंने, वो इनको बॉलिंग करा रहे होते हैं। बाबर आजम आज भी इस टीम के जो बेहतरीन रिसोर्स है ना, वो उस पे नेट पे लगा होता है। सबने देखा, इसने भी देखा हुआ है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप इस PSL के अंदर नए लड़कों को मौके नहीं दे रहे। आपने ना PSL में तो क्या कौमी टीम और किसी लेवल पे आपका कोई एक आप बंदा नहीं दे सकते कि मैंने 5 सालों में पाकिस्तान क्रिकेट को अपनी जात से निकल के भी देखा है। ये चीज होती है। और एक चीज अबू बकर मैं इसमें ऐड कर दूं कि ये चीज तो वो प्लेयर पिक करता है जाकर जो खुद जाकर नीचे लड़कों के साथ खेलेगा। आपको पता है जब शुएब मलिक को 99 में आई थिंक पिक किया वसीम अकरम ने, शारजा लेकर गए, तो उन्होंने उनको कहाँ खेलते हुए देखा? डिपार्टमेंटल क्रिकेट खेलते हुए देखा, क्योंकि वो खुद भी जब टूर से वापस आते थे तो आकर खेलते थे। ये तो साहिबान खेलते ही नहीं है। इनको कहा जाए कि आप डोमेस्टिक में जाएं, ये टूर के लिए चले जाते हैं, तो उन्होंने पिक तो वो करेगा, देखेगा वो जो खुद जाकर नीचे खेलेगा। बाबर आजम क्रीज पर मौजूद हैं। खैर अबू बकर साहब 50 कर गई है यार आज बाबर आजम। अब बल्कि शाकिर साहब आप अच्छा मैंने पहले कहा कि बाबर आजम को आज रन्स की जरूरत थी, लेकिन बाबर आजम की इनिंग्स मॉडर्न डे क्रिकेट की इनिंग्स नहीं है। 150 रन चेस करते हुए आपको रना बॉल पे 50 नहीं करनी। आप इसकी रना बॉल की 50 रखें, माज की 50 को निकाल दें। शावर जल्मी आज मैच हार जाए, मास थोड़ी ही कोई कराची किंग्स की तरफ से खेल रहा है। इस बाबर हर प्लेयर का अपना रोल होता है, हर प्लेयर का हम इस रोल को नहीं मानते ना। आपको आप देखिए जब 3 आउट हो गए तो आप स्टार प्लेयर हैं, आपको लीड लेनी चाहिए थी, आपको ऊपर आना चाहिए था। एक नया लड़का जिसका डेब्यू, उस पर तो और प्रेशर है, आपने उसको मजीद प्रेशर में डाला ना। उसने तो प्रूव किया, कॉन्फिडेंस शो किया, अपना जो अपना टैलेंट उसने बताया। मैं उसकी आज की इनिंग से बहुत इंप्रेसिव हूं। काश के उससे थोड़ा सा इंस्पिरेशन बाबर आजम मिले और अपने अंदर ये क्वालिटीज लेके अबू बकर साहब 35 बॉल पे 55 रन और 47 बॉल पे 50 रन। यार नया लड़का, पहला मैच, कुछ तो डिफरेंस है ना सर। देखें, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। मैं ये समझता हूँ कि अगर पेशावर ज़ल्मी ये मैच जीत जाता है, जो कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और प्लेऑफ्स के मरहले में अगर उन्होंने कोई होप
कोई उम्मीद जिंदा रखनी थी, तो आज का मैच जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट था। और डेफिनेटली इस्लामाबाद यूनाइटेड को स्पेशली हराने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी और ज़्यादा बिल्डअप होगा, क्योंकि एक ऐसी टीम है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, ना सिर्फ इस एडिशन में बड़े एक लंबे अरसे से। तो पेशावर ज़ल्मी अगर जीत जाती है और बाबर का जो भी स्ट्राइक रेट है जो कि 100+ ही चला जाएगा एंड ऑफ द डे, और अगर आप चेस कर लेते हैं 16वें ओवर में, 17वें ओवर में, इट्स नॉट अ वेरी बैड डील। और मैं ये समझता हूँ कि शायद उनकी मैनेजमेंट और उनके जितने भी कोचेज हैं उन्होंने एक रोल दिया होगा कैप्टन को, और इसी तरह मास को भी इसी वजह से लाया गया है कि उनका एक अपना रोल है। तो जो बंदा अपना टीम के लिए जो रोल उसको दिया गया अगर प्ले करता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमें जो भी नजर आ रहा है और टीम जीत जाती है, तो मैं ये समझता हूँ ये ठीक है। अच्छा, ये जो सबसे अहम चीज़ इसमें ये भी थी कि हमने मोहम्मद अली दूसरे एंड से बॉलिंग कर रहे थे, मतलब दूसरी तरफ से, तो उनकी बॉलिंग पर बात नहीं की, लेकिन पाकिस्तान टीम में उनको चांस दिया गया शाकिर, उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, कोई मुतासिर कुन परफॉर्मेंस नहीं दी, आज वो 3 विकेटें ले गए हैं। नहीं, आज देखें अली का डोमेस्टिक क्रिकेट का बहुत एक्सपीरियंस है, गो कि इंटरनेशनली वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सका जाके, लेकिन आपका ये एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आपको काउंट करता है आके, सही, ये काम आता है। और जब इस तरह की विकेट हो जहाँ पर आपको विकेट विकेट बॉल करनी है आपको, और मैंने देखा है शुरू में फास्ट बॉलर को बहुत अच्छा बाउंस मिल रहा था और बड़ी शॉर्ट बॉल और बड़ी अच्छी शॉर्ट बॉल, खास करके जो वेस्ट इंडीज़ फास्ट बॉलर है उन्होंने क्लासिकल बॉलिंग कराई, आज फास्ट बॉलिंग का बड़ा अच्छा स्पेल था उनका। तो इस विकेट पे विकेट सूट कर रही थी उनको और उन्होंने उन कंडीशंस को और विकेट की जो भी बिहेवियर था उसको यूटिलाइज किया। एक्सपीरियंस तो है ना उसके पास इन विकेट्स पे खेलने का, और वो उसको आज पे ऑफ कर गया। और मैच अच्छा इसलिए मुझे लगा कि ऐसा बॉलर है जिसको जब पेशावर ज़ल्मी ने पिक किया था उसको एक तरह से सेलिब्रेट किया था कि हमने वन ऑफ द बेस्ट पिक किया है। इस टूर्नामेंट में वो इतना इंप्रेशन नहीं दे सका, लेकिन टूर्नामेंट के इस मौके पे जहां पर उसको मोमेंटम चाहिए, उस टीम को भी उस बॉलर को भी, वहां से उसका परफॉर्म करना पेशावर ज़ल्मी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी की ओवरऑल फास्ट बॉलिंग जो अटैक है वो इतना इंप्रेसिव नहीं है। सो मोहम्मद अली का आज फॉर्म में आना और इससे विकेट लेना पेशावर ज़ल्मी के लिए बहुत अच्छा साइन है, मैं समझता हूँ। आप क्या कहेंगे मोहम्मद अली के हवाले से? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छी बॉलिंग की, ना सिर्फ विकेट्स उन्होंने ली बल्कि बॉलिंग बहुत इकोनॉमिकल की। और जो डिस्कशन हम इससे पहले भी कर रहे थे वो भी इसी क्वेश्चन के साथ रिलेट करते हैं। देखें, अगर इस फॉर्मूला पे अपनाया जाए कि मॉडर्न डे क्रिकेट ही हर सूरत में खेलनी है, चाहे चेन्नई की पिच है, चाहे लाहौर की पिच है, चाहे क्राइस्ट चर्च की पिच है, तो आज 35 बॉलों में 36 रन बनाए साहबजादा फरहान ने, जबकि उनके साथ जो ओपनर थे मेयर, उनके जो पार्टनर थे, 18 बॉल्स पे 18 रन उन्होंने बनाए। चैलेंज जी, आज पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दे दी है और पेशावर ज़ल्मी ने एक और जीत अपने नाम की है। इस्लामाबाद यूनाइटेड को मजमूई तौर पर इस टूर्नामेंट में, इस PSL में दूसरी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो मुसलसल जीत के साथ आगे बढ़ रही थी, उसकी जीत में अब कहीं ना कहीं ब्रेक लग चुकी है। इससे पहले भी एक मैच उसमें शिकस्त हुई, आज फिर शिकस्त हुई। बाबर आजम इस वक्त देखा जा सकता है कि एक लंबे अरसे के बाद उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग 2025 में रन्स किए हैं, 49 बॉल पर 53 रन्स किए हैं। बाबर आजम ने बहुत ही अच्छी इनिंग खेली और अपनी टीम को मैच जितवाने में अहम किरदार अदा किया है। इससे बढ़कर इसी टीम की तरफ से मास सदाकत, जिनका आज डेब्यू था इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, 33 बॉल पर 55 रन्स किए, 3 छक्के और 4 चौके मारे, 166 के स्ट्राइक रेट से खेले, एक जबरदस्त इनिंग खेली और पेशावर ज़ल्मी के लिए इस मैच को बहुत आसान कर दिया। वो मैच जिसमें मुसलसल उनकी विकेटें गिर रही थी और 3 विकेटें बहुत जल्दी गिरी, वहां पर मास लियाकत जब क्रीज पर आए तो उन्होंने मैच का पांसा पलट कर रख दिया। और दूसरी एंड पर बाबर आजम आखिर तक मौजूद रहे, 49 बॉल पर उन्होंने 53 रन्स किए हैं और मोहम्मद हारिस ने 13 रन्स किए हैं। मिचेल ओवन ने आज ओपनिंग की है और उन्होंने 6 रन्स किए हैं। तो यूं आप पेशावर ज़ल्मी ने एक और मैच जीत लिया है। और अगर बात की जाए इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो उन्होंने ज़्यादा रन्स कर सके, 36 रन्स उनकी जानिब से किए गए और बाकी कोई भी बैट्समैन आज नहीं चल सका था। 143 रन्स किए थे, 144 रन्स का उनको टारगेट दिया गया था। एक ब्रेक लेंगे पेशावर ज़ल्मी की इस जीत के साथ, बाबर आजम के इस लंबे अरसे के बाद 50 के साथ ही एक ब्रेक बनती है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मजीद बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के आज के मैच में पेशावर ज़ल्मी ने कामयाबी हासिल की है। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो पॉइंट्स टेबल पर सबसे टॉप पर है उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा है और मजमूई तौर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड को इस टूर्नामेंट में दूसरी शिकस्त का सामना करना पड़ा है और पेशावर ज़ल्मी अब बेहतर पोजीशन में आ रही है। वो पेशावर ज़ल्मी जो सबसे नीचे थी, यानी कि मुल्तान सुल्तान 6ठे नंबर पर थी और ये 5वें नंबर पर थी, इससे पहले ये भी कुछ अर्सा 5वें नंबर पर रही, लेकिन अब पेशावर ज़ल्मी बेहतर होती जा रही है। शाकिर अब्बासी साहब से बात करेंगे। शाकिर, जब हम बात करते हैं पेशावर ज़ल्मी की, तो आपको लगता है कि पेशावर भी कम बैक कर रही है PSL में? देखिए, पेशावर ज़ल्मी को आज के मैच में, अब पठान है ना, तो उनके लिए गलती गुंजाइश निश्चित है इस टूर्नामेंट में, क्योंकि रिजवान जो है वो बाहर हो चुके हैं इस टूर्नामेंट से,
तो बाबर आजम भी आखिरी उम्मीद है रिजवान की भी, और वो भी चाह रहे हैं कि उनका कप्ताना जो है वो बरकरार रहे इस टूर्नामेंट में। और ये जीत आज की जीत में, जिससे पहले बात कर रहा था कि आज की जीत शावर ज़ल्मी के लिए, और फिर जीत में बैट कैरी करते हुए जो है वो बाहर आना, जितवा के बाहर आना। बड़े अरसे बाद हमने देखा है कि कोई टीम जीत रही है पाकिस्तान या PSL में, और जो है वो बाबर आजम उसको रोल प्ले कर रहे हैं और वो बाहर आए, तो यकीनन ये अच्छा साइन है शावर ज़ल्मी के लिए, बाबर आजम के लिए। बाबर आजम की बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग आप देख लें, और में जिस दिन भी शावर ज़ल्मी का मैच होता है या फिर इस्लामाबाद लाहौर कलंदर का मैच, उस दिन आपको क्राउड अच्छा मिलता है। आज भी अच्छा क्राउड था। तो इस टूर्नामेंट में बाबर आजम की मौजूदगी, उनका परफॉर्म करना, उनकी टीम का जीतना ओवरऑल PSL के माहौल बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक बेहतरीन टीम इस वक्त बाहर हो चुकी है रिजवान की क़यादत में, तो मेरा ख्याल है आज की जीत से टूर्नामेंट के लिए भी अच्छा है, शावर ज़ल्मी के लिए भी अच्छा है। अब वकर, अब आज के बाद क्या आप समझते हैं कि बाबर आजम को इसी नंबर पर ही बैटिंग करनी चाहिए वन डाउन, या फिर अगले मैच में ये ना हो कि फिर वो साहब पैड करें और ओपन करें? देखिए, जिस तरह की आज परफॉर्मेंस रही पेशावर की, देखिए जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो बाबर नहीं है मेरे लिए पेशावर ज़ल्मी के लिए, वो साइम अयूब है। देखिए साइम अयूब हमेशा से एक वो स्टार्ट देते थे जो कि बाबर आजम को भी इतना क्वेश्चन देता था कि जिस स्ट्राइक रेट के साथ जिस तरह मास खेल रहे हैं, तो उनके साथ अगर बाबर अपनी नेचुरल गेम खेल रहे हो तो ये वो कॉम्बिनेशन है जो बड़ा फ्लरिश करता था पेशावर ज़ल्मी की जीत को। तो जब ऊपर से साइम अयूब उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे और बाबर जिस तरह उनकी भी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, और साथ ही साथ कोई ऐसी इनिंग्स जो बिल्डअप नहीं कर पा रही। एक इनिंग्स है मोहम्मद हारिस की, देखें उसने पेशावर को मैच जितवा दिया। इसी तरह मास की अगर बात की जाए तो ये पेशावर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है साइम अयूब का भी बाबर से ज़्यादा क्लिक करना। और साथ ही साथ जिस शाकिर ने बात की, बिल्कुल ठीक है। देखिए कोई भी शायद ये नहीं चाहेगा कि जो ग्रुप स्टेजेस के मैचेस हैं वो बिल्कुल डेड रबर बन जाएं और बिल्कुल इंटरेस्ट लोगों का खत्म हो जाए। ऑलरेडी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा शायकीन जो हैं वो स्टेडियम्स का रुख नहीं कर रहे। तो पिंडी में अब अगर पेशावर के जो बाकी मानदा मैचेस होंगे वो इंपॉर्टेंस इसलिए भी इख्तियार करेंगे, पेशावर इज बैक इन द गेम। 3 मैचेस उनके बाकी हैं, उनमें से 2 लाहौर और कराची के अगेंस्ट हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कराची और लाहौर के लिए भी कि देखते हैं कि वो कैसे बिल्डअप करते हैं। लेकिन पेशावर के लिए भी बड़ा अच्छा है, PSL के भी बड़ा अच्छा है, और इवन बाबर आजम के लिए भी, क्योंकि पिंडी का जो क्राउड है वो सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट करने के लिए नहीं आता। इवन पेशावर और इस्लामाबाद के मैच में बाबर और पेशावर के सपोर्टर्स जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है इस्लामाबाद से। तो बड़ा इंपॉर्टेंट था पेशावर का आज का जीतना इस टूर्नामेंट को अलाइव रखने के लिए। और यस, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जिस नंबर पे आके बाबर की आज की परफॉर्मेंस है, देखिए अगर ऊपर से जल्दी कोई आउट होता भी है तो वो ऑटोमेटिकली ओपनर बन ही जाते हैं, तो शायद उनके लिए ज्यादा सूटेबल है। और मोहम्मद हारिस के लिए भी बेहतर है। इवन अगर वो 2 डाउन भी चले जाए और हारिस को प्रमोट कर दे 1 डाउन में, तो शायद ये भी कोई बहुत ज्यादा बुरा डिसीजन ना हो। बिलाखिर 1 डाउन पोजीशन पर तो शाकिर साहब आए हैं तो अच्छा परफॉर्म किया। आपको एक तो ये कि 1 डाउन पोजीशन पर ही उनको रहना चाहिए, और दूसरा ये कि जैसे अबू बकर ने साइम की बात की है, साइम जैसे उनसे तवक्को की जा रही थी, जैसे वो इंजरी से पहले इन फॉर्म थे, बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म लगी हुई थी, फिर उनके साथ भी बैड लक हुई और पाकिस्तान के खिलाफ असल में तो वो बैड लक हुई पाकिस्तान के लिए। अब वो उस फॉर्म में नजर नहीं आया इस टूर्नामेंट में अभी तक। देखिए साइम ने जब आके पहला मैच खेला और बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स थी उनकी, तो ऐसे लग रहा था जहां से वो अपनी इनिंग्स छोड़ के गया था, जहां से वहीं से उसने शुरू की। लेकिन उसके मुसलसल अब 6 मैचों में उसकी नाकामी मेरे लिए बॉलिंग पर फोकस तो नहीं किया हुआ, वो बॉलिंग भी मेरा नहीं ख्याल ऐसा, लेकिन उसकी सोच, उसकी ख्वाहिश और उसकी क्लास ही बेसिकली बैटिंग ही है। वो बैटिंग के जोर पे अपनी क्रिकेट खेलना चाहता है। लेकिन मेरे लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न ये नहीं है कि शावर ज़ल्मी के लिए परफॉर्म नहीं कर रहा। मेरे लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ पाकिस्तान T20 टीम, और उसका फिट होकर वापस आना तो अच्छी बात है, लेकिन फिट होकर उसका फॉर्म में ना आना ये बड़ा जो है वो डिसअपॉइंटिंग है। क्योंकि आगे पाकिस्तान को उसने खेलना, और अगर वो PSL में भी अपनी, देखिए मैच प्रैक्टिस तो उसको किसी भी बड़े इवेंट से पहले पाकिस्तान PSL में मिली, और यहाँ की मैच प्रैक्टिस उसकी नज़र नहीं आ रहा कि वो अपना रिदम वापस पकड़ रहा है, वो अपना कॉन्फिडेंस उसको वापस लेना पड़ेगा। अब जो इतनी मुसलसल उसकी नाकामियाँ है ना, वो उसको वापस वहाँ पीछे ले जाएगी, जो उसने इंटरनेशनली शुरू में उसको नाकामियाँ मिली, फिर उसने कामयाबियाँ हासिल की और वो सब साइम कहने लगे। तो मेरे लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न PSL नहीं है, मेरे लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न ये भी है कि वो पाकिस्तान को उसने ओपन करना है और वो अपना रिदम नहीं पड़। जहाँ तक बाबर की बात है, बाबर को मोहम्मद हफीज़ ज़्यादा क्रिकेट समझते हैं, वो प्रोफेसर है, वो इसलिए बाबर को उठा के नंबर 3 पे लेके गए थे कि आप इस नंबर पे खेलो, जो उसने लड़ झगड़ के वापस उसने ऊपर आना था। लेकिन यहाँ पर आज उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। आगे बढ़ते हैं और आप कुछ बात करेंगे। आपको पता है कि शाहिद खान अफरीदी ने पहलगाम वाक़े पर एक कमेंट दिया और उन्होंने कहा कि एक ड्रामा है, कोई और नहीं बोला, एक ऐसा एहसान फरामोश शख्स उस पर बोला है, एक ऐसा घटिया तरीन इंसान उस पर बोला है। यानी कि जब जब भी पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आता है या कोई ऐसी सूरत हाल बनती है तो एक साहब ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट 61 मैचेस खेले हैं, 61 मैचेस खेल रखे हैं टेस्ट, और इसी तरह से 18 ODI मैचेस खेले हैं।
200 से ज्यादा फर्स्ट क्लास मैचेस पाकिस्तान की तरफ से खेले हैं। वो इंतहाई घटिया तरीन इंसान, उसका नाम है दानिश कनेरिया। और जब भी पाकिस्तान पर कोई भी ऐसा वक्त आता है, कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, वो पाकिस्तान पर इल्जामात की बौछार करता है, वो इतनी बकवास करता है। मैं ऐसे सख्त अल्फाज आज इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। तुम एहसान फरामोश हो, तुम घटिया इंसान हो कि तुम्हें पाकिस्तान ने अपनी शर्ट पहनाई, इस ग्रीन शर्ट को पहनकर, इस ग्रीन जर्सी को पहनकर आपने अपना दुनिया में नाम बनाया, और उसके बावजूद तुम पाकिस्तान के खिलाफ जब जब मौका मिलता है तुम इतने बुरे अल्फाज इस्तेमाल करते हो। तुम वाकई बहुत बड़े एहसान फरामोश हो। कहां छुप के बैठे हुए हो, बेशर्म इंसान। इस बंदे को पाकिस्तान ने इतनी इज्जत दी। अबू बकर, आप इस पर कमेंट करें कि दानिश कनेरिया को, और जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है तो ये आगे से इल्ज़ामात पाकिस्तान पर डालना शुरू कर देता है और अपने यूट्यूब चैनल पर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा होता है। हमने कहा था इससे कि मैच फिक्सिंग करो और ये सारी चीज़ें करो। शाकिर साहब, इनको कोई जालिम केस तो नहीं फंसा हुआ, कोई इस तरह की सिचुएशन लग रही है? देखिए, लुकमान, पाकिस्तान ने दानिश कनेरिया को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी, और बीइंग अ मुस्लिम, हमारा इस्लाम भी, हमारा दीन भी यही सिखाता है कि बाकी मज़ाहिब की भी हमने रिस्पेक्ट करनी है। देखिए, ये वो टाइम था जिस टाइम हमने इमरान ताहिर जैसे टैलेंट को इग्नोर करके दानिश कनेरिया को हमने खिलाया, और इमरान ताहिर ने देन ही मूव टू साउथ अफ्रीका, और कहाँ जाके इंटरनेशनल कैनवस में उसने परफॉर्म किया। तो दानिश कनेरिया की जो प्रॉब्लम है शायद कुछ पर्सनल ज़्यादा लग रही है, स्टेटिक बिल्कुल भी नहीं लग रही। और आप अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उस टाइम के क्रिकेटर्स को उठा करके देख लें तो बहुत ज़्यादा लोग आपको नजर आएंगे, और वो गवाही देंगे, थे यार सर, वो गवाही देंगे कि ये उस टाइम भी रिलीजन कार्ड प्ले करता था। मैं इस चीज को टच नहीं करना चाहता था, लेकिन इन्होंने जानबूझ के, दानिश कनेरिया ने वो रिलीजन कार्ड प्ले करके कि देखें जी, मैं चूंकि इस रिलीजन से बिलीव करता हूं तो मुझे इन आउट होता था, एग्जैक्टली इन आउट होता था, तो ये कहीं ना कहीं उस वक्त भी ऐसी घटिया हरकतें तुम उस वक्त भी ऐसी करते थे। जो पाकिस्तान की तरफ से तुमने 61 मैचेस खेले हैं ना, उस वक्त भी जब इन आउट होता था, वो तो बाकी प्लेयर्स के साथ भी ऐसा होता था। लड़के ड्रॉप होते थे, वापस आते थे, कम बैक होता था, लेकिन तब भी तुम ऐसी घटिया हरकतें करते थे। लेकिन तुम्हें आज भी शर्म नहीं आ रही? अगर तुम्हें पाकिस्तान ये चांस ना देता, तुम 18 मैचेस 61 मैचेस डोमेस्टिक पाकिस्तान से ना खेलते, तो तुम्हें कौन जानता कि तुम दानिश कनेरिया हो? छुप के बैठे हुए हो, बुज़दिल आदमी। देखिए लुकमान, शाकिर, आप कुछ इस पर बात आपके पॉइंट से पहले मैं एक चीज करना चाहूं। देखिए, जो आखिरी 48 आवर्स में उनका जो पॉइंट है, जो डिस्कस हो रहा है, कि दानिश कनेरिया का ये कहना जी कि कोई भी पाकिस्तानी जो वो किसी बैरून मुल्क में जाता है तो पाकिस्तानी की पहचान कोई नहीं होती, उसे अपने आप को इंडियन बोलना बताना पड़ता है, तो लोगों को समझ में आती है, अच्छा आप फलाने कॉन्टिनेंट से, इस बेशरम आदमी को बताओ, पूरी दुनिया घूमे, इसकी जिंदगी से पाकिस्तान को अलग कर दो। मुझे बताओ, इसको कौन जानेगा दानिश कनेरिया को? इस तरह का कोई आपको एक्सपीरियंस देखने को मिला कि पाकिस्तानियों को इंडियन अपना बताना? देखिए, मैं समझता हूँ कि दानिश कनेरिया की जो मौजूदा हालात हैं उसमें शायद उनको ये चीज़ें एंटी पाकिस्तान स्लोगन या इस तरह की बातें करने शायद सूट करती हो, कि किसी ऐसे मुल्क में बैठा हो क्योंकि उसकी इंटरनेशनल क्रिकेट और छुप के बैठा हुआ है, छुप के बैठा है, करतूत ऐसे हैं, काले करतूत हैं, फिक्सिंग के इल्जामात हैं, फिक्सिंग की वजह से सारा वो कैरियर बंद है। तो इस तरह के लोग ऐसे हरकतें करते हैं। वो उससे पहले भी एक बयान दे चुका है कि शाहिद अफरीदी ने उस पर बड़ा जोर लगाया कि वो इस्लाम कबूल करे, इस तरह का भी बयान वो दे चुका है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट ने ये बहुत अच्छी बात है कि हमने एक अक़लियती जो है वो हमारी जो कम्युनिटीज़ हैं उसमें से भी एक लड़के ने अगर पाकिस्तान में सर्व किया, अच्छा जितनी अरसा वो क्रिकेट खेला उसने पाकिस्तान को सर्व किया। नहीं यार, ये होता कौन है पहलगाम पर आकर कमेंट करने वाला? मतलब इसकी हैसियत तो इसकी क्या हैसियत है कि आकर पहलगाम पर बात करें? देखो ना, यहाँ कल परसों रिजवान से भी तुम्हारा ताल्लुक क्या है उसके साथ? रिजवान से भी इस हवाले से पूछा गया तो उसने भी कोई इस तरह की कभी सख्त बात नहीं की इंडिया के हवाले से भी। तो अब चाहिए जाए कि आप अपने मुल्क के हवाले से कोई बात करें इस तरह सख्त। तो यार, मुझे ये मसला नहीं है, क्रिकेटर है, दुनिया का कोई भी क्रिकेटर है हमारे लिए काबिल एहतराम है, हम उस फील्ड से हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत देते हैं, लेकिन इस बेशरम आदमी को पाकिस्तान ने इज्जत दी, ये दुनिया को ये बताया, जैसे अबू बकर कह रहा है कि वो दुनिया को बताता है कि जी दुनिया में हमें तारुफ ये करवाना पड़ता है इंडिया की वजह से। मैं आपको अपनी बताऊं, इसके अपने नाम से आप पाकिस्तान हटा दो, इसकी औकात क्या रह जाएगी? अभी भी ये दुनिया में जहां जाता होगा क्या कहता है, क्या बताते होगे दुनिया में? आप अपना तारुफ क्या करवाते होगे कि मैं पाकिस्तान से खेला हूं, मैं इतने मैचेस खेला हूं, मैंने इतनी परफॉर्मेंसेस दी हैं। बेशरम आदमी। वैसे इस पॉइंट पे आके शाकिर ठीक लगता है ना, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं 5 बरे-ए-आज़म घुमा हूं, 15-20 मुल्क घुमा हूं मैं। हमें तो कभी जाके कहीं ऐसा नहीं करना पड़ा कि मैं किसी को बताना पड़े कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूं या किसी और मुल्क से हूं। प्राउडली बताते हैं, और पाकिस्तान का बहुत से शोबों में पाकिस्तान के लिए जो है वो बड़े नामी ग्रामी लोग बैठे हैं, बड़े लोग रिस्पेक्ट करते हैं।
दानिश कनेरिया से मैं अफसोस ही कर सकते हैं उसके इस किरदार से। अफसोस क्या करना है यार, इस घटिया तरीन इंसान ने ऐसी हरकतें की। एक बार होना बंदा कहता है यार चले, किसी का भी हो सकता है। पाकिस्तान में भी समटाइम लोगों के साथ कुछ ज्यादती होती है सिस्टम की वजह से, इधर उधर से, और लोग थोड़ा सा अंदर से बोलते हैं। लेकिन ये ऐसा इंसान है कि हर टाइम इसने दुकानदारी पाकिस्तान के नाम पर चला रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ बोलने के नाम पर। यार वैसे लुकमान इस पॉइंट पे मुझे लगता है जो थ्रू आउट द करियर दानिश कनेरिया का, जब कमरान अकमल जो विकेट के पीछे इनके कैचेस छोड़ते रहे, अब शायद लग रहा है वो जस्टिफाई कर रहे थे, बिल्कुल ठीक करते रहे। वरना वो एक ये बहस भी होती थी कि इनकी विकेट्स बहुत ज्यादा होती है अगर कमरान अकमल इतने कैचेस ना छोड़ते। देखिए डिस्पाइट द फैक्ट मैं ये समझता हूँ कि इतनी इंपॉर्टेंस भी हमें नहीं देनी चाहिए थी कि दानिश कनेरिया को अंडर डिस्कशन लाएं, क्योंकि बिलो द बेल्ट आदमी है, बिलो द बेल्ट डिस्कशन है। पाकिस्तान इज बियॉन्ड दानिश कनेरिया। हमें पाकिस्तानियों को दानिश कनेरिया की स्टेटमेंट्स या इसके स्टैम्प की जरूरत नहीं है कि हमें बाहर जाके क्या करना है। देखिए एक इंसान अंदर से अगर खुद गंदा हो तो उसके लिए प्रॉब्लम जरूर होती है। हम तो प्राउडली जाके कहीं भी पाकिस्तान को बीइंग अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रिप्रेजेंट करते हैं तो प्राउडली बताते हैं पाकिस्तान से हमारा ताल्लुक, और क्यों ना बताएं। घटिया तरीन इंसान है ये। दिखाएं जी पॉइंट्स टेबल दिखाएं, फिर बात करते हैं इस पर। पॉइंट्स टेबल इस्लामाबाद यूनाइटेड इस वक्त 7 मैचेस और 10 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है, और 2 मैचेस में अब दूसरे शिकस्त हुई है। लाहौर कलंदर्स दूसरे नंबर पर है और कोयटा ग्लैडिएटर्स तीसरे नंबर पर है 9 पॉइंट्स के साथ, और कराची किंग्स इस वक्त चौथे नंबर पर है 8 पॉइंट्स के साथ। तो पेशावर ज़ल्मी इस वक्त 6 पॉइंट्स हैं आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 7 मैचेस में। अच्छा यहाँ पे अबू बकर क्या सिचुएशन बन रही है पेशावर की पॉइंट्स टेबल को देखकर? पेशावर के अगले जो मैचेस हैं उनको देखें तो कोयटा के कुछ मैचेस को सामने रखें तो आपको लगता है कि पेशावर की स्पेस बन रही है टॉप 4 में? देखिए मुल्तान के अलावा टूर्नामेंट इज अलाइव नाउ। आज की जो मैच का रिजल्ट है उसके बाद टूर्नामेंट बिल्कुल ओपन हो चुका है। स्पेशली तीसरे और चौथे नंबर वाली जो टीम्स हैं और उसके बाद जो पेशावर ज़ल्मी है फॉलोड बाय पेशावर ज़ल्मी, अब जो अगले मैचेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और अब मज़े की बात ये है कि जो टॉप 2 टीम्स हैं उनके अलावा जितने भी मैचेस हैं उनके रिजल्ट्स जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक कर रहे होंगे। तो अब रन रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है। हो सकता है कि चौथे और 5वें नंबर वाली जो टीम है वो टाई कर सकती है, उसके बाद आपको रन रेट के ऊपर रिलाई करना पड़े कि प्ले ऑफ कौन सी टीम खेलेगी। और यहां पर पेशावर ज़ल्मी के अलावा मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से भी बात करना चाहूंगा। देखिए सिर्फ ऐसा नहीं हुआ करता कि आप कई दफा इंपॉर्टेंट होती है, बड़ी इंपॉर्टेंस हो जाती है कि पहले नंबर पे या तीसरे नंबर पे फिनिश करते हैं तो टूर्नामेंट में आपको कौन सा एलिमिनेटर मिलता है या क्वालिफायर मिलता है। इस्लामाबाद ने जो अभी एक्सपेरिमेंट शुरू किया शायद उनको 1-2 गेम्स का चले कल के मैच पर कुछ बात करते हैं। शाकिर, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स, सर कैसा मैच होने जा रहा है कल? देखो मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद माइट कंसिडर कि अब उन्हें बेहतरीन अपना जो बेहतरीन 11 है ना इसके बाद तमाम मैचेस में उन्हें वो उतारना पड़ेगा। आज भी उन्होंने 4 तब्दीलियां की, पिछले मैच में भी 3-4 तब्दीलियां थी, अब इससे अब निकलना पड़ेगा। जो भी बेहतरीन है, मास को मौका दिया इसको, आपको आपके ख्याल में इसको दिखाना चाहिए। ये तो पेशावर ज़ल्मी वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात कर रहा हूँ तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को अब मजीद तब्दीलियां नहीं करनी, उनको अपनी बेस्ट, मैं तो समझता हूँ जो बेस्ट फुल स्ट्रेंथ कॉम्बिनेशन है ना अब उसके साथ आगे मैचेस खेलने चाहिए। क्योंकि ये जब बैड लक शुरू हो जाती है किसी टीम की तो फिर आप उसके सामने दीवार नहीं लगा सकते। बैक टू बैक 2 शिकस्त हैं, ये आई ओपनिंग है इस्लामाबाद के लिए। ओवर कॉन्फिडेंस होना, ज़्यादा खुद एतमादी ठीक नहीं होती। अपने ऑर्बिट में रहें, अपनी स्ट्रेंथ पे जाएं और मजीद गलतियां ना करें, क्योंकि हम इस्लामाबाद में बैठ कर इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा एज अ फैन हमारा उनसे मुतालबा है कि आप अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जाएं, बेस्ट कम्बिनेशन खिलाएं। और आपने जो ट्रायल टेस्ट करने थे वो कर लिए, अब इसके आगे आपको अपनी बेहतरीन कम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए। अबू बकर कल का मैच लास्ट टाइम अगर हेड टू हेड भी अगर बात कर लें, कंपैरिजन कर रहे हैं इस्लामाबाद और कोयटा की, लास्ट टाइम 2024 में यानी लास्ट एडिशन में कोयटा ने इस्लामाबाद को हराया और डेफिनेटली एक एज है इस्लामाबाद को आखिरी 5 में से 3 मैचेस जीते, एक ड्रॉ हो गया था, उसके बाद एक मैच कोयटा ने जीता। लेकिन यहाँ पर जिस तरह शाकिर ने बात की, देखिए अगर आपने बेस्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनाया तो प्लेऑफ्स में जाके आपके लिए कंफ्यूजन और प्रॉब्लम जरूर हो सकती है। क्योंकि जब एक टीम जो बेशक तीसरे या चौथे नंबर पे है जब वो प्लेऑफ में चली जाती है तो उसके पास एक मैच होता है फाइनल खेलने के लिए, तो ऑन द डे जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा वो निकल जाएगा, ये फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली पीछे क्या बताइए सर, आसान जीतेगा कौन आपके ख्याल में? आई विल स्टिल गो विद कोयटा ग्लैडिएटर्स। कोयटा ग्लैडिएटर्स, कोयटा काफी दूर है यहाँ से। कोई बात नहीं, देखे इस्लामाबाद हारेगा तो गलतियों से सीखेगा। जी आप इस्लामाबाद यूनाइटेड इस्लामाबाद यूनाइटेड। इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त दीजिए, और आज के प्रोग्राम में हमने जो बात की है और आज पेशावर ज़ल्मी ने एक और जीत अपने नाम की है। देखते हैं कि आप वो जीत का सिलसिला बरकरार रख पाती है या नहीं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।